हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम आज HWSS सीरीज चालू करने वाले हैं वेक्टर्स का। और वेक्टर्स सारा आपको पढ़ा दिया, कैसा लगा पहले ये बताइए आप। वेक्टर्स रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आप लोग। वेक्टर्स अगर रिवीजन नहीं किए होंगे अच्छे से तो HWSS सीरीज में आपको दिक्कत होने वाला है। रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये सीरीज को देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज, कमर कस लीजिए, समझ रहे हैं ना। और इन क्वेश्चंस को पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहले आप पॉज कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं उसके बाद कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ दो क्वेश्चन के लिए। जल्दी फटाफट फास्ट कमेंट्स में आंसर लिखिएगा इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी कर दूं मैं सोल्यूशन इसका। देखिए करता हूं सोल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू व्हिच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू ए स्पेस। मतलब किसी भी वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्पेस में तोड़ सकते हैं, स्पेस में तोड़ सकते हैं। मैंने आपको क्या पॉइंट लिखाया था, मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि किसी भी वेक्टर को उसके अपने प्लेन में कितने पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं अगर अपने प्लेन में बोले तो। लेकिन स्पेस में बोलता है तो स्पेस में तो 3 तरह से तोड़ सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है ना। कोई वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है ना। कोई वेक्टर है तो इसके प्लेन में ये जो वेक्टर जिस प्लेन में है उसमें तो हम 2 कंपोनेंट में ऐसे तोड़ दिए। 2 कंपोनेंट में गया, टूटा कि नहीं। एक तो टूटा इधर 4 और इधर टूटा इधर 3, क्योंकि जे कैप में 3 जाएगा, आई कैप में 4 जाएगा, ठीक है ना। और एक जो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे इस प्लेन से बाहर रहेगा, समझ में आ रहा था। एक प्लेन से बाहर रहेगा, एक प्लेन से बाहर रहेगा, मतलब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, समझ में, ऐसे दिखा सकते हैं इसको प्लेन से बाहर। ये हो जाएगा अपना 6, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में 4, जे कैप के डायरेक्शन में 3 और के कैप के डायरेक्शन में 6, समझ में आया ना। तो मतलब इसके 3 कंपोनेंट हुए। ओरिजिनल इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, समझ में आ रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब तीनों एक मतलब दूसरे से जो होंगे ना वो 90 डिग्री पे होंगे। तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है कि नहीं। ये आई कैप के कैप से 90 डिग्री बना रहा है, जे कैप के कैप से 90 डिग्री बना रहा है और आई कैप जे कैप से 90 डिग्री बना रहा है। मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, इसीलिए इनको म्यूचुअली मतलब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो मैक्सिमम इसके स्पेस में देखा जाए तो 2 तोड़ा जा सकता है, लेकिन प्लेन में देखा जाए, प्लेन में तो 1 2 3 हो गए, समझ में आना। ओवरऑल कितने हो गए, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर 3 होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि अगर स्पेस में बोले तो स्पेस में आपको आंसर 3 देना है। लेकिन बोल दे कि अपने प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने बन सकते हैं अपने प्लेन में, ऑन प्लेन में, तो इसका आंसर 2 आएगा, समझे। इसका आंसर 2 आएगा। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्सेस 7 न्यूटन, 24 न्यूटन एंड 25 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब 3 फोर्सेस है, 7 न्यूटन, 24 न्यूटन, 25 न्यूटन, एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। 90 डिग्री मतलब बोल सकते हैं आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, समझ में आया ना। आप इतना ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने इस प्लेन में बनाया कोई प्लेन में नहीं है, ये बाहर निकला हुआ है, समझ में आ रहा है, बाहर निकला हुआ है। तो मान लीजिए x होगा, ये y होगा, ये z होगा। मतलब दिया है पहला 7 न्यूटन, 24 न्यूटन, 25 न्यूटन, ये है अपना 7 न्यूटन। मान लीजिए लेट, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेट सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 7 न्यूटन, ये भी हो सकता है 7 न्यूटन, सपोज करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये 24 न्यूटन हो सकता है और ये 25 न्यूटन। मतलब 3 फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, समझ लो। इस पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक 7 न्यूटन का, एक 24 न्यूटन का, एक 25 न्यूटन का, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड फोर्सेज। अब भैया मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, ये पूछ क्या रहा है, ऐसा करने के लिए बोल रहा है कि मान लो कि ये दिया हुआ है फोर्स, ऐसे फोर्स दिया हुआ है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं ना, 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 25k कैप न्यूटन, इसको लिख सकते हैं इस फोर्स को ऐसे। अब पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो भैया, इसका मैग्नीट्यूड बता दो। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको सिखाया है, कर दीजिए। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो जब आप करोगे इसका 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करोगे तो ये 25 स्क्वायर आता है, करके देख लो। प्लस ये 25 स्क्वायर बचा हुआ है। तो कभी भी देखना आप, जब इसमें 2 चीज़ होंगे सेम होंगे और उनका स्क्वायर करना होगा ना, तो 25√2 आएगा। अगर यही 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर एक और होता तो 25√3 होता, 4 बार होता तो 25√4 होता। तो समझ लो इसका आंसर आएगा 25√2। अपना आंसर आएगा 25√2 न्यूटन, ठीक है ना। आया समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कीजिए आप जल्दी, फटाफट कीजिए जल्दी। आपके पास 2 मिनट का समय है दोनों के लिए, ठीक है। चलिए किया आपने इन क्वेश्चन का सोल्यूशन, पॉज करके जल्दी कीजिए। किया आपने, चलिए मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इन क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द एंगल डेट द वेक्टर 2i के प्लस 3j कैप मैक्स विथ
एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर है कितना एंगल बनाने वाला है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए बहुत बढ़िया से, मान लीजिए कि ये वेक्टर था अपना, ठीक है, वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। अब इस वेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, इस वेक्टर को समझिएगा। कैसे समझिएगा, ये जो बोल रहा है वेक्टर कि आई कैप के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 2 है और जे कैप के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 3 है, तो आई कैप के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 2 है और जे कैप के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, यही बोल रहा है। इतना समझ में आया आपको? देखिए इतना समझ में आया तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये वेक्टर है, ये जो अपना जो वेक्टर है, वेक्टर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू वाट पूछ रहा है कि ये जो थीटा है ये कितना होगा, इस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको सीधा सा क्या करना, चुपचाप क्या कीजिए, वाई को शिफ्ट करके यहाँ पे लाइए। तो वाई को जब आप शिफ्ट करके यहाँ पे लाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 हुआ। ये 3 आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये 2 और ये 3 और ये थीटा, कौन सा रिलेशन बनेगा यहाँ पे, ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन सा रिलेशन बनेगा, tan थीटा इक्वल टू 3/2, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/2। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2। आया समझ में आपको? कौन सा आंसर होगा आपका, tan इनवर्स 3/2 पहला ऑप्शन है। किसका सही हुआ, ये सबका सही होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप माइनस 2j कैप विल बी, मतलब आई कैप माइनस 2j कैप के अलोंग आपको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर पता करना है। तो यूनिट वेक्टर आपको क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर, जैसे मैं आपसे बताऊँ यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपको बताया था कि ये होता है वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वेक्टर लिखना, उसके बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो कीजिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है, यूनिट वेक्टर करना है ना, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो निकालिए। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है अपना आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप, बाई इसी का मैग्नीट्यूड कर दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, मतलब आई कैप माइनस 2j कैप बाई √5, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, √5 हो गया। ऐसा समझ आपको? बहुत आसान सवाल है, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देखिए, सोल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को जल्दी फटाफट। पहले जैसे मैं आपको 2 मिनट देता था वैसे ही अभी 2 मिनट देता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, दूसरे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी पॉज करके जल्दी 2 मिनट में सोल्व करना है आपको, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। हो गया? देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज अलोंग, टॉर्क का डायरेक्शन भी है, टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होगा, टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क था क्या, पहले आप ये समझो। टॉर्क जो था ये अपना पोलर वेक्टर था या एक्सियल वेक्टर था। 2 टाइप्स के वेक्टर आपको बताया था ना, एक पोलर वेक्टर बताया था और एक एक्सियल वेक्टर बताया था। तो ये टॉर्क जो था ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर, जिसका डायरेक्शन जो होता है ना, जितने भी एक्सियल वेक्टर है उसका डायरेक्शन आपको बताया था कि डायरेक्शन जो होता है वो होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और समझाया भी था, समझाया कैसे था समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, ठीक है ना, बॉल है, ठीक है, बॉल है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और कुछ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं पूछूँ आपसे कि इसमें जो टॉर्क आपको पढ़ाया था कि टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। मैं आपसे पूछा था तो मैं आपको बोलता था कि राइट हैंड थंब का यूज करो, राइट हैंड थंब जैसे करोगे आर है और फोर्स की तरफ आपको क्या करना है, थप्पड़ मारना है। तो डायरेक्शन किधर आएगा, टॉर्क का इधर आएगा, डॉट की तरफ आएगा, मतलब डायरेक्शन होगा डॉट, समझ में आ रहा है। डॉट मतलब बाहर की तरफ आएगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यहाँ पे आएगा, डॉट बाहर की तरफ आएगा, समझ में आ रहा है। अगर ये चक्का ऐसे घूम रहा है अपना, ऐसे घूम के इधर आ रहा है, घूम के ऐसे आ रहा है, रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क जो लग रहा है इधर इस पर ऐसे लग रहा है, टॉर्क ऐसे लग रहा है, टॉर्क तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगेगा। ये जो ऑप्शन है इन ऑप्शन को भी रीड कर लेता है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। टॉर्क इधर नहीं लगता है कभी, टॉर्क जो होता है प्लेन में कभी नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन लगेगा, नहीं तो इनसाइड द प्लेन लगेगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट कर रहा है, सेंटर के अलोंग, मतलब यहाँ इसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है, इसके अनुसार बाहर लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर लग ही नहीं सकता क्योंकि प्लेन में है रेडियस वेक्टर, समझ में आ रहा है। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर नहीं लग सकता क्योंकि रेडियस वेक्टर इधर है, अपोजिट ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि प्लेन में चल जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही इसको लगना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इन द फिगर इज √7b, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ b बाई ए इज, ये सबसे आसान सवाल है, ये आपसे हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। बोल रहा है कि रिजल्टेंट कर दो भैया, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका अनुसार रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार रिजल्टेंट लिखेंगे a² + b² + 2ab cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो r² इक्वल टू हो जाएगा, ये r², ये इधर आएगा स्क्वायर रूट, तो r² हो जाएगा a² + b² + 2ab
इंटू 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, मतलब बोल रहा है कि द इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया, √7b। तो यहाँ पे चढ़ा दो √7b, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ab। क्या दिक्कत है, अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे a/b का आपको वैल्यू, b/a का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से कर लोगे कैलकुलेट, बहुत आसान है। देखो कैसे करोगे कैलकुलेट। मैं नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, देखो √7b का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 7b स्क्वायर हो जाएगा, 7b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करो, इस b स्क्वायर को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 7b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, चलो कर देता हूँ पूरा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये हो जाएगा 6b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसका सोल्यूशन करना है अपने को। अब तो आया इतना, क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन जो करना था वो हम लोगों ने कर दिया। अब आया 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं कि अपने को मिल जाए b/a का वैल्यू, अपने को b/a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सोचिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे आकर सब कुछ हो सकता है मैक्सिमम बच्चे टूट गए होंगे यहाँ पे छोड़ दिए होंगे आकर, लेकिन मैं सिखाता हूँ। इसके बाद आप क्या कीजिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए यहाँ पे, मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना पड़ेगा। क्या होगा, अब देखिए ऐसे होगा, a स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए ना, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, और सम जो होना चाहिए, मतलब सम या डिफरेंस जो भी हो, जो भी करना हो आपको ab के बराबर आना चाहिए। तो कैसे कीजिएगा, अब देखिए कैसे कीजिएगा। अब यहाँ पे कीजिए ऐसे, a स्क्वायर प्लस कर दीजिए 3ab माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपने क्या किया, यहाँ पे ये किया आपने कि 3ab माइनस 2ab कितना होगा, ab हो जाएगा, ठीक है। और 3ab इंटू माइनस 2ab जब कीजिएगा तो 6b स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे कर दिया। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर देना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा इधर कीजिए, जगह नहीं है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। ये अपना 60 डिग्री, और ये अपना a वेक्टर, और ये अपना b वेक्टर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन इधर कीजिए। अभी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 3ab से कॉमन क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं। तो a कॉमन लीजिए चुपचाप, a कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, a प्लस 3b बचेगा, a प्लस 3b, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3b, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस डालिए। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 2b, माइनस 2b, तो यहाँ पे लीजिए माइनस 2b, तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस 2b जब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा अपना a प्लस 3b बचेगा, a प्लस 3b। तो ये हो जाएगा अपना a माइनस 2b, और ये हो जाएगा अपना a प्लस 3b। तो इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ इससे यहाँ ये कर सकते हैं कि a बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2b, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a माइनस 2b बराबर जब 0 होगा, a प्लस 3b बराबर 0 होगा। आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे a बराबर 2b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 3b। तो यहाँ पे a का एक वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है अपना b/a का वैल्यू कितना आ रहा है, b/a का वैल्यू अपना आ जाएगा b/a, जब b/a कीजिएगा तो इधर तो आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे जो b/a का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा -1/3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में ये हो सकता था -1/3 आंसर, लेकिन यहाँ पे -1/3 आंसर नहीं होगा, समझ में आ रहा था। क्योंकि मैग्नीट्यूड देखिए कभी मैग्नीट्यूड निगेटिव होता नहीं है ऐसे वेक्टर के केस में, समझ में आ रहा है। तो आपको ये आंसर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में कोई -1/3 नहीं है। ऐसा समझ में आपको, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी फटाफट 2 मिनट का समय लीजिए और जल्दी फटाफट कीजिए, ठीक है ना। अपने पास समय नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है आपको, ठीक है। पॉज किया आपने, किया, देखिए मैं कराता हूँ इसका सोल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका आपको नोट्स में लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है नोट्स में लिखा चुका हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसका आंसर होगा अपना डी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से समझा दूँ, तो चलिए मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ, चलिए समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। मतलब ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट मान लीजिए कोई ए है, ठीक है ना। अल्फा बना रहा है एंगल ए के साथ, ये है ए वेक्टर, और ये है अपना बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। अल्फा बना रहा है ए के साथ और बीटा बना रहा है बी के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ अल्फा बराबर बीटा, मतलब जब ए बराबर बी होगा तो क्या अल्फा बराबर बीटा होगा। तो सीधा सा बात है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप दिमाग में। मैं आपको क्या बताया था जब पढ़ाया था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो दुनिया किसकी तरफ झुकती है, जिसके पास पावर होता है, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि कोई 2 पर्सन है और कोई थर्ड पर्सन को दोनों पर्सन के पास जाना है, समझ में आ रहा है, दोनों पर्सन के पास जाना है। तो जिसका पास ज़्यादा पावर होगा उसके पास ये थर्ड पर्सन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उसके पास ये थर्ड पर्सन जाएगा। और मान लीजिए कि दोनों का पावर अगर बराबर हो, तो दोनों के पास मतलब 100 करोड़ हो, इसके पास भी, पहले के पास भी 100 करोड़ हो और दूसरे के पास भी 100 करोड़ हो, तो बीच वाला जो है ना न्यूट्रल रहेगा ना, उसके पास जाएगा ना, मतलब बीच में रहेगा, चाहेगा कि उधर से ही मजा ले ले, इधर से ही मजा ले ले, ना उधर जाए पूरा ना इधर आए पूरा, समझ में आ रहा ना। क्योंकि सोचेगा कि मान लीजिए हम उधर चल जाएँ तो बचाएगा हमको कौन, अगर ये गुस्सा हो गया तो
क्योंकि 100 करोड़ दोनों के पास है, दोनों के पास सेम पावर है, कोई मार देगा हमको, समझ में आ रहा है ना। उसके पास तो 200 करोड़ है नहीं कि हमको बचा लेगा, समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कभी भी जो होता है ना कि अगर पावर दोनों का सेम है, अगर इसका भी इसके पास भी अगर 100 करोड़ है, इसके पास भी 100 करोड़, तो ये जो वेक्टर होगा ना बीच में ही होगा, नहीं चाहेगा ना, चाहेगा इधर आना, ना चाहेगा इधर ना, चाहेगा दोनों तरफ से हम लड्डू खाते रहे, क्योंकि सोचेगा कि अगर किसी दूसरे के पास जाते हैं तो ये पहला नाराज होगा, इसके पास जाते हैं तो ये नाराज होगा, समझ में आना ना। तो यहाँ पे ये हुआ कि अल्फा बराबर बीटा होगा अगर ए बराबर बी होगा, मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो ये एंगल जो होना सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ए नंबर के लिए एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये दोनों 45 डिग्री के एंगल्स पे तब लगेंगे, दोनों 45 डिग्री एंगल से, जब मान लीजिए ये भी 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर भी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये खींच पा रहा है पूरा अपने तरफ से, ना ये खींच पा रहा है, मतलब बीच में ही पूरा रिजल्टेंट आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आया समझ में आपको। तो पहला आंसर इसके लिए अनुसार सही हुआ, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ बी बराबर बी इज ग्रेटर देन ए। तो देखिए यहाँ पे अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ये जो होता है ना इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा, जब इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा तो अल्फा अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी सही हुआ। और यहाँ पे देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो ये जो है रिजल्टेड इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिसके चलते बीटा ज़्यादा हो जाएगा। ये तो सिखा चुका आपको, इसीलिए ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। आया समझ में आपको। देखिए नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। सीधी सी बात है, 2 यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो यूनिट वेक्टर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है ना। एक ए कैप है माइनस बी कैप है, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर आया मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बोला है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर सोचिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों लगने वाला है, समझ में आना। देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आपने क्या सीखा था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड हो और जब भी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, जैसे यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ए का भी, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 और रिजल्टेंट जो आया उसका भी मैग्नीट्यूड 1, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब यही तो कंडीशन है, नीचे जो लिखा है मैंने, ये कंडीशन कब आता था, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता था। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए बहुत अच्छे से। वो टेबल कराया था, वो टेबल जो है ना इस सवाल को बहुत आसान बना देगा। अगर मैं चाहूँ इसका लॉन्ग सोल्यूशन करना तो ये जो बोर्ड है ना 2 बार भर जाएगा, फिर भी जाकर कंप्लीट इसका लॉन्ग सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे ही कीजिए, समझ में आ रहा है। वो टेबल को देखिए जाकर, जो मैं टेबल आपको कराया हूँ बहुत अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है ना। देखिए तो ये कितना हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री पे, ऐसा कंडीशन जब आता है 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। ऐसा समझ आपको। अब पूछ रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज, मतलब ए कैप प्लस बी कैप मैं करूँ तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर यही पूछ रहा है आपसे। मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और थीटा जो है यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये पूछ रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री पे अगर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम है तो रिजल्टेंट कितना आता है। तो रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कितना आता है, √3 आता है। कर लीजिए जाकर, √3 आता है, √3 आएगा यहाँ पे। √3 ये आता था ना, मतलब √3 ए का मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, तो √3 इंटू ए मतलब √3 इंटू 1 कीजिएगा तो √3 आ जाएगा। मतलब ये आंसर हुआ आपका। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। एक बार देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। 2 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, समझ में आ रहा है। मतलब ए कैप बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है मतलब डिफरेंस आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, 1 1 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। कोई शक नहीं, समझ में आया। अब मतलब ये बोलना क्या चाहता है, इसको अगर डिकोड करें तो कैसे डिकोड कर सकते हैं। डिकोड ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वो किस एंगल पे पॉसिबल था, टेबल से किस टेबल आपको बताया था ना, उसकी किस एंगल पे पॉसिबल था, बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको टेबल में, वो था 60 डिग्री पे पॉसिबल। और उसका अगर हम वेक्टर रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट वहीं 60 डिग्री पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है 60 डिग्री, उसी 60 डिग्री पे तो कितना आता था, √3 आता था। इसीलिए इसका जाकर √3 आंसर होने वाला। चलिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए, बहुत अच्छे से समझा आपको। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप जल्दी 2 मिनट में सोल्व कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, 2 डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। हुआ सोल्व हुआ, मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इफ P डॉट Q इज इक्वल टू PQ देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q। अब करेंगे कैसे, अब P प्लस Q रिजल्टेंट पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आप वेक्टर एडिशन बताइए P प्लस Q का। मतलब आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट बताइए P प्लस Q का। P प्लस Q का रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, यही ना लिखेंगे। तो ठीक है,
पी स्क्वायर मतलब पी है, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू है, 2pq में pq है, लेकिन कॉस थीटा चाहिए, मतलब थीटा चाहिए। यहाँ पे थीटा रहेगा तब भी जाकर हम इसका वैल्यू, इसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो थीटा हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, सीधी सी बात है। कितना दिया हुआ है, पी डॉट क्यू कितना दिया हुआ है, बराबर पी क्यू दिया हुआ है, पी डॉट क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। इसको पी क्यू करो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, सोल्यूशन करते हैं ना, इधर करते हैं ना। देखो यहाँ पे पी डॉट क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू के बराबर दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, कॉस थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, सोचो, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे 0 डालो, आएगा अपना आंसर, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना हुआ, कॉस 0 का वैल्यू होता है अपना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू रखोगे तो आपको 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा, मतलब 2pq आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से ये रूट गया, मतलब पी प्लस क्यू आपका आंसर। आया समझ में, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको एक हिंट देता हूँ मैं, हिंट ये है, हिंट तो दे चुका हूँ पहले, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, ठीक है ना, एफ डॉट एस, ठीक है ना, वर्क जो होता है ना वो एफ डॉट एस होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें समझ लीजिए कि ये वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज है, डॉट प्रोडक्ट से आपको इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, और इसमें थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो पिछले क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखाया था, उसमें वो काम आने वाला है, और डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज काम आने वाला है। दो नॉलेज अगर आपको आता होगा तब जाकर इस क्वेश्चन को आप मतलब इसको खेल जाइएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, मतलब फोर्स दिया हुआ है अपना, कितना दिया हुआ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन। समझ में आ रहा था, मतलब इनिशियल पोजीशन कितना दिया हुआ है, जहाँ से वो डिस्प्लेस किया है वो दिया हुआ अपना 2i कैप, मतलब ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, देखिए दिया हुआ कैसे, लिखने का तरीका सीखिए, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि i कैप में 2 है, j कैप में 3 है, और फिर k कैप में 2 है। समझ में आया ना, समझ में आया, ये दिया हुआ है। और फाइनल पोजीशन जहाँ तक डिस्प्लेस करके ले जा रहा है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ अपना 4,4,4 दे, जितना 4 है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 4i कैप में 4j कैप में 4k कैप में 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आया ना, समझ में आया, इतना दे रहा है। अब पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे कितना काम किया, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो कैसे बताओगे आप, बताने का तरीका आपको मैं ये बताया हूँ कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे F क्या होता है, फोर्स होता है, और S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना सिखाया तो हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है डेल्टा x फाइनल माइनस x इनिशियल। कल का क्लास आपको याद होना चाहिए, ऐसे निकलता है। तो फाइनल पोजीशन कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, रखिए यहाँ पे 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। क्या दिक्कत है, इसमें से माइनस कीजिए इनिशियल पोजीशन कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, सीधी सी बात है। अब इसमें से माइनस कीजिए कितना आएगा, आप देखिए 4i कैप में से आप 2i कैप में माइनस कीजिए कितना आएगा, अपना 2i कैप आएगा, प्लस 4j कैप में से 3j कैप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, j कैप आएगा, 4k कैप में से 2k कैप माइनस कीजिएगा कितना आने वाला है, 2k कैप आने वाला है। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना। डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स से तो मैं वहाँ पे डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस दिया हो तो मैं इसको एस लिख देता हूँ, ठीक है ना। मतलब एस वेक्टर अपना कितना आया, एस वेक्टर आया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और अपना फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बस f डॉट एस करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी आप फटाक से कीजिए, अगर यहाँ तक नहीं हुआ होगा तो ये कर लीजिए कम से कम, मतलब वर्क बराबर f डॉट एस यहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया अपना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे डॉट हमको किसके साथ करना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के साथ, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे से कर दीजिए, बहुत आसान है, 2 गुना 2 4 प्लस 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 2 कितना होता है, 4 गुना 8, मतलब ये होगा अपना 4 3 7 7 8 7 15 जूल अपना आंसर आएगा। 15 जूली आ रहा है, 15 जूली आंसर आ रहा है। किसका आया 15 जूली आंसर, बहुत मतलब देख लीजिए सटीक। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होगा जब अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा, और मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आपको सिखाया है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप जल्दी फटाफट सोल्व कीजिए, वैसे ही 2 मिनट लेना है आपको, ठीक है। जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। कर लिया आपने, देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बोल रहा है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 4i कैप प्लस 3j कैप में भी, मतलब इनमें से कौन सा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर होगा, आपसे पूछा जा रहा है ये। तो जहाँ पे मैं आपको बताया था, क्या बोला था कि जहाँ भी परपेंडिकुलर का जिक्र है, जहाँ भी परपेंडिकुलर का जिक्र आता है कहीं भी फिजिक्स में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। यहाँ पे गांठ मान लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में कि जहाँ भी परपेंडिकुलर का, जहाँ भी ऑर्थोगोनल का, जहाँ भी परपेंडिकुलर का जिक्र है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या लिखाया था, आपको ये लिखाया था कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। कहते हैं मतलब कि अगर कोई वेक्टर है, 2 वेक्टर कोई भी है, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि ए और बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना हमेशा जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे अपने को चेक करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, तो जिससे इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा वो परपेंडिकुलर इसका हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, मैं भी पूछ रहा मतलब हो सकता है, जिससे इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए उसका हो सकता है। तो करके देखिए इसके साथ आएगा क्या, कर लीजिए, यहीं से कीजिए, ओरली कीजिए। 4 चौको 16, 3 3 9 नहीं आएगा, 16 9 कुछ और आ जाएगा वैल्यू, जीरो तो नहीं आ रहा है। इसका इससे कीजिए, 4 छक 24 आ जाएगा, 4 छक 24 आएगा, जेगा है तो कुछ नहीं आएगा। और इससे कीजिएगा 4 3 12, 3 चौको 12, 12 12 कुछ 24 आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप है, बी नंबर ऑप्शन के साथ चेक करिए, इसका बी नंबर आंसर होने वाला। कैसे, यहाँ पे 4i कैप है प्लस 3j कैप है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ अपना 7k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट इससे कीजिएगा तो i कैप तो i नहीं है इधर, तो i का मतलब नहीं है तो जीरो हो गया, मतलब जीरो, प्लस जे नहीं है तो जीरो हो गया, इधर के है तो इधर के नहीं है तो इसका भी जीरो हो गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर फिजिक्स में परपेंडिकुलर का चर्चा हो रहा है तो पहले वहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट सोचेंगे, समझ में आ रहा ना। डॉट प्रोडक्ट से मैक्सिमम टाइम 99% केस में आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप विल बी, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल बताना है। तो आपको क्या बताया था कि जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का चर्चा आए, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट का। तो आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका कर देता हूँ, आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, यही एंगल देगा ए डॉट बी बाई ए बी। तो ए डॉट बी तो अपने करने आता है, कॉस थीटा है ना, तो यहीं से थीटा एंगल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए ए डॉट बी करने आता है तो ए दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, तो ए डॉट बी कीजिए 3 इंटू 6 कीजिएगा, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 कीजिएगा, 4 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 कीजिएगा, 5 इंटू 10, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ। अब आपको ए और बी दिया हुआ है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड अलग निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड अलग निकालिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालिएगा तो कितना निकलेगा, निकालिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6 3 का 18, 8 चौको ये आ रहा है 6 3 का 18, यहाँ पे करते हैं ना 6 3 का 18 और 8 चौको 32 और ये आता है 5 10 का 50, ठीक है ना। 8 2 10 का 0, 5 3 8 1 9 1 10, मतलब 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, ऊपर 100 आ रहा है। चलिए 100 लिख दिया मैंने, ठीक है, 100 लिख दिया मैंने, ओके, कोई दिक्कत नहीं आ। अब देखिए यहाँ पे नीचे अपना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 3 3 9, 4 चौको 16 50 25, 9 16 और 25 कितना होता है, ये होता है 5 9 6 15 5, 20 का 0 2 1 3, 20 का 0 2 1 3 2 5, मतलब 50 आता है, अंडर रूट 50 आ गया। ये अंडर रूट कितना हो गया 50। अब देखिए इंटू ये कितना हो, 6 36 8 28 64 और 100, मतलब अंडर रूट 200 हो जाएगा, मतलब 36 और 64 कितना होता है 100 होता है, प्लस 100 कितना हो अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब क्या करना है आपने को, इसका सोल्यूशन करना। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं हम कि देखिए ऊपर 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं अंडर रूट लिख सकते हैं ऐसे, 100 को अंडर रूट इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बाई नीचे वाले को अंडर रूट कितना लिख सकते हैं, 50 इंटू 200 लिख सकते हैं, 50 इंटू 200, सीधी सी बात है, 50 इंटू 200, सेम बात तो लिखा हुआ है, 5 दूना 10, ये भी कितना है, ये भी 10,000, नीचे भी 10,000, कट गया, मतलब आया 1, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आपको, ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको तो ऐसे हम बैठा ही देंगे, ठीक है ना। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू अपना कितना आया 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, 1 आता है 0 डिग्री पे, तो अपना आंसर 0 होने वाला है, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा अपना 0 डिग्री। ऊपर वाला सवाल, ऊपर वाला नहीं, इससे पहले वाला जो सवाल कराया था उसमें भी तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ रहा था,
थीटा 0 डिग्री आ रहा था। चलिए बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए जल्दी फटाफट, 2 मिनट में सोल्व कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं, जल्दी फास्ट कर लो, जल्दी भाई कर लो। हुआ सोल्व? देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बोल रहा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4k कैप माइनस 2j कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस। भाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है आपका, इसका कंपोनेंट पूछ रहा है। सीधे बहुत आसान है भाई, सीधा सा आंसर होगा 4, क्योंकि अगर ये कोई वेक्टर है, ये 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस 2j कैप लिखा हुआ है, तो x के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3, y के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है। y के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा अपना, y के अलॉन्ग इधर नहीं होगा, माइनस y के अलॉन्ग होगा, क्योंकि माइनस 2j कैप है ना, तो इधर होगा इसका कंपोनेंट। एक समझ में आ रहा है ना, इधर हो जाएगा -2 अपना, और एक z के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है, z के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होने वाला है, z के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा अपना आएगा 4 आएगा। समझ में आया, तो इसलिए अपना आंसर होने वाला है ये, ठीक है 4। देखिए आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन जो ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन के बेस्ड पे क्वेश्चन है, और डायरेक्शन आपको अगर मैंने सिखाया था कि यूनिट वेक्टर से उसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कीजिएगा, अपना मेथड जुगाड़ था, HWS मेथड। HWS मेथड क्या था, HWS मेथड आपको ये सिखाता था कि कभी भी I J लिखना है आपको, ठीक है ना, क्रॉस करना है ऐसे ऐसे, और जो ये पहला दूसरा करेंगे उसका तीसरा आंसर, पहले फिर दूसरे का करेंगे फिर इसका ये आंसर। समझ में आ रहा है। अगर अपोजिट में आते हैं, मतलब अगर फॉरवर्ड हम जाते थे तो फॉरवर्ड में आता था अपना पॉजिटिव रिजल्ट, जब भी बैकवर्ड हम आते थे तो बैकवर्ड में अपना आता था निगेटिव रिजल्ट। समझ में आ रहा है, निगेटिव रिजल्ट आता था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए, पहला है I क्रॉस I का मतलब क्या हुआ, I क्रॉस I का मतलब हुआ 1 × 1 × sin 0, मतलब ए बी साइन थीटा होता था ना, तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है अपना 0 होता है। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, 0 आ गया आंसर। तो ये तो सही है, लेकिन रॉन्ग हम लोग क्या चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। तो I क्रॉस J कितना होता है, ठीक है, I क्रॉस J कितना हुआ, क्या आया, इसके अनुसार आपको बताया था ना, फॉरवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट, I क्रॉस J आया के, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आ रहा है I डॉट J बराबर 1। अब I डॉट J बराबर 1 हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको क्या सिखाया था कि कभी दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है, जो I होता है वो परपेंडिकुलर होता है J कैप के, तो कभी भी जो I डॉट J होगा ना, I डॉट J उसका वैल्यू 0 आएगा, 1 नहीं आ सकता। तो यही अपना आंसर है। लेकिन इसको मैच कर दीजिए, I क्रॉस के कितना होगा, I क्रॉस के आइए इधर, I क्रॉस के कीजिए, पीछे आइएगा ना, तो इसका आंसर तो J कैप होगा, लेकिन बैकवर्ड में आ रहा है इसलिए निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव है। तो ये सही है, ये सही, लेकिन ऑप्शन गलत जो है ये है, मतलब आंसर अपना C I डॉट J बराबर 1 होगा। आया समझ में आपको? चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को देखिए, दोनों क्वेश्चंस को जल्दी फटाफट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। याद है ना आपको कि अगर जो सोल्व नहीं करेगा उसका शादी नहीं होने वाला है। आप हमको मतलब चकमा नहीं ना दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस मैं ही सोल्यूशन करते जा रहा हूँ, बस आप इस सोल्यूशन को नोट कर रहे हैं, नहीं कीजिए, ऐसा मत कीजिए कभी भी, समझ रहे हैं ना। कभी भी ऐसा कीजिएगा दिक्कत में फंसीएगा, अपने से नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि एग्जाम में आप जब बैठिएगा तो आपके सामने ऐसे ही नया सवाल आएगा और उसको आपको करना पड़ेगा 40 सेकंड में। समझ में आ रहा ना, तो कैसे कीजिएगा आप, जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फटाफट। हुआ क्वेश्चन, देखिए मैं करता हूँ। 2 वेक्टर्स P एंड Q आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा, ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं P और Q। चलिए बनाते हैं, P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है, वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P एंड Q, मतलब परपेंडिकुलर टू P एंड Q। कोई यूनिट वेक्टर आप बताओ, एन कैप बताओ जो परपेंडिकुलर P और Q के, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बात कर रहा है। इसी से बड़ा है ना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है, जो उसका यूनिट वेक्टर आता है, वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर से। समझ में आ रहा है ना, मतलब प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स और उसके प्लेन से भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे P क्रॉस Q, इसका मतलब क्या होता है, P Q साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन कैप बराबर P क्रॉस Q बाई P Q साइन थीटा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन होगा वो मैच करेगा। यहाँ पे ऐसे लिखा P क्रॉस Q बाई P Q, मतलब ये तो P Q कॉस थीटा हुआ, P डॉट Q है, यहाँ पे P डॉट Q है, यहाँ पे ऐसे लिखा ना P डॉट Q का मतलब हुआ P Q कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गया। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए B नंबर ऑप्शन छोड़िए, अभी छोड़िए, C नंबर देखिए, C नंबर ऑप्शन छोड़िए, B और C देखिए, B और C में कहाँ दिया हुआ ऐसा कुछ P Q साइन थीटा, P क्रॉस Q, P Q साइन थीटा, ऐसा तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस ऑप्शन को, इसको आंसर जो आया इसको मॉडिफाई कीजिए, आंसर को मॉडिफाइड कीजिए। कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं ना, P क्रॉस Q बाई P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड ही तो P Q साइन थीटा आता है, ये P Q साइन थीटा क्या है, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड है। तो अपना ऑप्शन नंबर C हो गया। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में बोथ B और C दिया, तो क्या पता ऑप्शन नंबर B भी सही हो। समझ में आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर B जो है, इसको आप सोचिए कैसे सोच सकते हैं। जो हमारा एन कैप आया, यहाँ पे क्या आया, एन कैप जो आया अपना P क्रॉस Q बाई P Q साइन थीटा आया, ठीक है ना।
अब सोचिए कि क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं कि ऐसा आ जाए कुछ। देखिए कर सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस क्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको पी कैप इंटू क्यू कैप इंटू पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए। पी वेक्टर है तो इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे क्यू में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आया। आप निकल देंगे पी क्यू साइन थीटा, सीधी सी बात है। तो पी क्यू से पी क्यू गए हो, यहाँ पे समझ में आ रहा ना। अब ये कितना आ गया, पी क्रॉस क्यू बाई साइन थीटा। मतलब एन कैप को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। तो ये अपना आंसर बी भी हुआ, सी भी हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी हुआ अपना। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिए अभी। समझ में आ रहा ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटी इज फॉल्स। अभी 4 ऑप्शंस दिए गए, समझ में आ रहा है ना। इसमें वेक्टर एडिशन भी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी है, डॉट वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है इसमें, वेक्टर एडिशन है, इसमें डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पी प्लस क्यू बराबर क्यू प्लस पी। हाँ जरूर, क्योंकि हम लिखते थे ना आई प्लस 2j कैप बराबर 2j कैप प्लस आई कैप। क्या फ़र्क पड़ता है इससे, हम ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। समझ में आना। तो ये सही है, लेकिन आपको बताना है फॉल्स कौन सा है, अपना ऑप्शन फॉल्स ढूंढना है। ठीक है ना। आप देखिए पी क्रॉस क्यू बराबर क्यू क्रॉस पी, ये सरासर गलत है। अब कैसे गलत है मैं आपको समझाता हूँ। बताओ, सीधी सी बात है, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी में क्या डिफरेंस है भाई। मैग्नीट्यूड तो उनका सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा ना, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स मान लीजिए थीटा एंगल है। ठीक है ना। और यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। समझ में आ रहा है, पी है और यहाँ पे क्यू है। मैं पूछूँ आपसे, आप एक पी प्लस क्यू करो तो पी क्रॉस क्यू करो तो पी से क्यू की तरफ आओगे, पी से क्यू की तरफ आओगे तो डायरेक्शन अंदर जाएगा। अंदर जाएगा मतलब समझ लो अंदर जाएगा, मतलब अंदर जाएगा मतलब क्रॉस जाएगा एक डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपसे बोलूँ क्यू क्रॉस पी करो तो क्यू क्रॉस पी करो तो क्यू से पी की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन बाहर आएगा, मतलब एक तो डॉट आने वाला है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा, लेकिन एक का डायरेक्शन क्रॉस आएगा, एक का डायरेक्शन डॉट आएगा। मतलब दोनों के बीच में, समझ में आइए, एक आया क्रॉस अपना ऐसे आया, एक आएगा ऐसे तो एक आएगा ऐसे, मतलब एक आएगा क्रॉस तो एक आएगा डॉट। मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ लीजिए, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब पी क्रॉस क्यू, यहाँ पे मैं पूछूँ आपसे कि एंगल बिटवीन पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी के बीच में कितना एंगल बना तो 180 डिग्री। ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है। समझ में, 180 डिग्री बना। ऐसा समझ में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये अपना आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिए पी डॉट क्यू बराबर क्यू डॉट बी, हाँ सही बात है, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट। पी क्यू कॉस थीटा बराबर पी क्यू कॉस थीटा वहीं लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। तो ये भी सही है। समझ में, डी नंबर देखिए, पी क्रॉस क्यू बराबर माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी, हाँ ये सही बात है, क्योंकि पी क्रॉस क्यू जो है ना, ये बोल रहा है पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू अपना पी क्रॉस क्यू मान लीजिए ये है पी क्रॉस क्यू। समझ में आ रहा ना। अब बोल रहा है माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी, मतलब माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी का मतलब हुआ पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ही हुआ, क्योंकि पी क्यू क्रॉस पी को आप जब उल्टा कर दीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये भी तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सही बात है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर अपना गलत कौन सा है, जो आंसर है वो है ये वाला। ऐसा हमने, चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को जल्दी फटाफट सोल्व कीजिए, जल्दी फटाफट, फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी, अभी बहुत क्वेश्चन कराना बाकी है। ठीक है, जल्दी हुआ सोल्व। चलिए मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ। मतलब एक जो वेक्टर है वर्टिकली अपवार्ड, मैं आपको कैसे शो करूँ, ऐसे शो करता हूँ डायग्राम से। देखिए पूरा प्रैक्टिकल देखिए। यहाँ पे एक बोला है कि एक वेक्टर जो है वर्टिकली अपवार्ड है। वर्टिकली अपवार्ड का मतलब ये समझ में आ रहा ना, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में जब आप वर्टिकली अपवार्ड बनाइएगा तो बाहर आएगा। कॉपी किताब के प्लेन में बनाइएगा, जब कॉपी किताब के प्लेन में बनाइएगा, यहाँ पे कॉपी किताब निकालता हूँ। देखिए कॉपी किताब के प्लेन में बनाइएगा तो वर्टिकली अपवार्ड कहाँ हुआ, ये हुआ, वर्टिकली अपवार्ड ये हुआ। समझ में आ रहा ना। लेकिन बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड कैसा है, बोर्ड आपका ऐसा है तो वर्टिकली अपवार्ड ये हुआ। समझ में आ रहा ना, वर्टिकली अपवार्ड ये हुआ, ऐसे दिखाना। ठीक है, तो वर्टिकली अपवार्ड आपका ये हुआ। ठीक है, ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड। ठीक है ना। बी वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, मतलब साउथ किधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, मतलब साउथ इधर है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बन रहा है अरेंजमेंट। मतलब ये हुआ अपना वर्टिकली अपवार्ड, ब्लैक वाला हुआ वर्टिकली अपवार्ड, और ये ब्लू वाला हुआ साउथ में जा रहा है। तो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि आपको ए क्रॉस बी बनाना है, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था ना, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है। राइट हैंड थंब रूल लगाइए। यहाँ पे पहला जो वेक्टर है ए वेक्टर कौन है, ये मार्कर है। देख लीजिए ए वेक्टर कौन है, मार्कर है, जो कहाँ जा रहा है, ए वेक्टर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वर्टिकली अपवार्ड में, और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अपना साउथ में। तो ये वेक्टर ये मार्कर है और बी वेक्टर ये वाला मार्कर है। समझ में आना। तो पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारेंगे। देखिए ये पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन सा है, ये ब्लैक वाला मार्कर है, और दूसरा वेक्टर ब्लू वाला मार्कर है, उसके तरफ हम थप्पड़ मारेंगे। डायरेक्शन किधर है, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, डायरेक्शन आ रहा है अपना इधर, मतलब ईस्ट में आ रहा है डायरेक्शन। अपना आंसर कौन सा होने वाला, अपना आंसर होने वाला है अलॉन्ग ईस्ट। ये तो खेल आपने कर दिया इधर से ही, समझ में आया ना, खेल आपने इधर से ही कर दिया। ये अपना इधर था और एक जो था वर्टिकली अपवार्ड था, वर्टिकली अपवार्ड मतलब डॉट था। समझ में आ रहा ना, तो डॉट था तो ऐसे लग जाएगा अपना, ऐसे
ऐसे कुचुक 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 मारेंगे, इधर आएगा डायरेक्शन अपना। तो अपना आंसर क्या आंसर इधर आने वाला है, आंसर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा अपना अलोंग ईस्ट। समझ में, ईस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन प्लस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी लग सकता है। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन तो लगेगा दिमाग यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? टेबल याद कीजिए, टेबल में जो कराया था वो लगने वाला है। देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो बोल रहा है देन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से इनके अनुसार कौन सा सही होगा। तो आप बताइए कब ये होता था पॉसिबल भैया, कब होता था पॉसिबल? ये पॉसिबल कब था? आपको बताया था ये पॉसिबल कब था। ये पॉसिबल तब था जब आपका थीटा बराबर 90 डिग्री आता था, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर एंगल 90 डिग्री है तो वहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। गांठ बांध के रख दीजिए, समझ में आ रहा ना? अब जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो बताइए ए डॉट बी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। तो अपना आंसर मैच कर गया। और सारा ऑप्शन तो फालतू का दिया हुआ है। लगाइए यहाँ पे, जब साइन 90 रखे जीरो कहाँ से आएगा, तो गलत हो गया। ए जीरो बी जीरो कहाँ से आएगा, मतलब तुकी नहीं, समझ में आना? मतलब यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ये ए डॉट बी बराबर जीरो। रीजन क्या है? रीजन अपना है कि ए जो है परपेंडिकुलर टू बी है, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आया, ये आया 90 डिग्री। ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसीलिए ऐसा में। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को कीजिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। अभी 25 क्वेश्चंस तक का सफर था हम लोग का, ठीक है ना? उसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन और बाकी हैं। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट जल्दी। हो गया क्वेश्चन? चलिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए जल्दी फटाफट मैच कीजिए आंसर। सॉल्यूशन, द वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस n के कैप इज पैरेलल टू द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इफ n इज इक्वल टू। ओ भाई, यहाँ पे जो है पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या होता है। पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है कि कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ था, ax ay az फॉर्म में और bx by bz फॉर्म में a और b वेक्टर दिए हुए थे। तो मैं क्या बताया आपको? ये बताया था कि जो ax होना चाहिए ना बाई ए वाई इज इक्वल टू, सॉरी ए वाई नहीं, ए एक्स बाई बी एक्स जो होना चाहिए, और ए वाई बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड, इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है पॉजिटिव, तो पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है पहले से कि पैरेलल हैं। पहले से जब बोल दिया है पैरेलल है, मतलब इसको इक्वल करना है। समझ में आ रहा ना? इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पे तो कर दीजिए बस इक्वल। 6/3 इज इक्वल टू यहाँ से 2 बाई यहाँ से j का 1, यहाँ से n भाई यहाँ से कितना 2। तो इक्वेट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कर दीजिए किसी के इसके इक्वल, चाहे इसके इक्वल कीजिएगा, चाहे इसके इक्वल कीजिएगा। n इक्वल टू 4 आएगा आंसर। करके देख लीजिए, इसको इसके इक्वल कीजिए, एक बार करके देखिए। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर आपको बताता हूँ। पहला नंबर 6/3 कीजिए इक्वल टू n/2 कीजिए, कटाइए 2, n का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया यहाँ पे, आया ना? अब देखिए बी नंबर में आप इससे भी कर सकते हैं। 2/1 इज इक्वल टू n/2 कीजिएगा, तब भी आ जाएगा। 2 2 4, n का वैल्यू 4, तो n का वैल्यू 4 यहाँ पर भी आ गया। अपना ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था ना, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल के जो पॉइंट मतलब जो कराया था उसमें का ये क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा आपको हो सकता है फंसा सकता है, फंसाएगा नहीं भाई, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ रहा है आपके तो कोई क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता, उसकी मजाल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और कॉन्सेप्ट मैं इसका सिखाया हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ के आप घबराइए मत, सवाल क्या दिया हुआ है घबराइए मत, ठीक है ना? सवाल क्या दिया हुआ है एक बार सोचिए बहुत बढ़िया से। दिया हुआ है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा था? ए और बी वेक्टर। अब सोचिए थोड़ा सा कि कहाँ पे आता था कि दो वेक्टर्स थे, समझ में आ रहा, दो इंक्लाइन एट एंगल थीटा थे, और उनसे उनका जो रिजल्टेंट आता था, रिजल्टेंट वो परपेंडिकुलर होता था, वो होता था। सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, ये क्या वहाँ पे होता था वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, वेक्टर एडिशन में नहीं होता था। क्या डॉट प्रोडक्ट में होता था? नहीं होता था, सोचिएगा तो। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में होता था? हाँ होता था क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे लगेगा, तो आपको क्या लिखा था मैं? ऐसे लिखा था कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं ना, ए और बी दिया हुआ वैसे दिया हुआ तो ऐसे लिखते हैं। ए क्रॉस बी जो आपको लिखाया था मैं, ये आया था अपना ए बी साइन थीटा एन कैप। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही पूछ रहा है कि यही यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन ऑफ ए और बी से, तो यही जो एन कैप होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है इसके प्लेन से भी और इन दोनों वेक्टर्स से भी। समझ में आया ना? इन दोनों वेक्टर से भी। तो यही एन कैप आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो एन कैप आप फाइंड कर दीजिए। एन कैप आप फाइंड कर दीजिए। ए बी साइन थीटा दिया हुआ, तो आप सोचिएगा कि थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ ना, थीटा आप कैसे निकालने की जरूरत नहीं है। थीटा आप ए बी साइन थीटा को तो ये भी लिख सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही जो होता है ना वो होता है ए बी साइन थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना तो सिखाया, मैट्रिक्स मेथड लगाइए और आंसर लाइए, सीधी सी बात है। लगाइए यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड, क्या कीजिएगा मैट्रिक्स मेथड के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगाइए। आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, यहाँ पे लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, तो यहाँ पे लिखिए आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले ए लाइए, ये लाइए, ए का मैग्नीट्यूड कहाँ है, ए यहाँ पे है, तो 2 - 2 और 1, 2 - 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी देखिए 1 2 2 1 2 और 2 ऐसा समझ में। अब यहाँ पे लगाइए खोपचा मेथड, खोपचा लगाइए, खोपचा ए क्रॉस बी करने के लिए खोपचा लगा देते हैं, ठीक है ना, खोपचा लगाते हैं, फटाफट करूँगा, ठीक है ना। आई कैप ये खोपचा, ये माइनस जे कैप ये खोपचा, ये प्लस के कैप ये खोपचा, समझ में आना। अब देखिए यहाँ पे फटाफट करूँगा, कोई आपको स्लो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत डीपली, बहुत एनालिसिस, बहुत अच्छे से साथ आपको सिखाए हो, ठीक है ना। देखिए आई कैप है, इसको ढकेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2 × 4 -4 -2 आ जाएगा, -4 -2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको जे कैप के लिए इसको ढकेंगे, यहाँ से आएगा 2 × 4 और 1 आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा। अब के कैप के लिए देखिए, के कैप ये है, अपने इसको 2 × 4 और ये +2 हो जाएगा, 2 × 4 -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, समझ में आना। अभी आने वाला, अभी कितना आएगा -6 आई कैप, ये हो गया 4 में से गया 3 -3 जे कैप, और ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 4 और 2 6 के कैप प्लस 6 के कैप। मतलब ये आ गया अपना ए क्रॉस बी का वैल्यू, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, तब ना आकर ओवरऑल आंसर आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैग्नीट्यूड बोला जाए तो मैग्नीट्यूड होगा -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। ये कितना आने वाला है 66 कितना होता है 72, और 3 3 72 ना होता है अपना 81, √81 का वैल्यू कितना होता है 9, समझ में आया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अपना ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आ रहा है ए क्रॉस बी कितना आ रहा है -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप, समझ में आ रहा है ना, बाई 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में तो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ, तो आप ऐसे कर लेंगे, -6 आई कैप बाई 9 कीजिए, यहाँ पे -6 आई कैप बाई 9 -3 जे कैप बाई 9 प्लस 6 के कैप बाई 9। अब इसका सिंपल फॉर्म में तोड़िए, सिंपल फॉर्म में, क्योंकि सिंपल फॉर्म में इस फॉर्म में नहीं दिया, सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। अभी हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 2 - 2 आई कैप बाई 3 माइनस 3 तिहाई 9 माइनस जे कैप, मतलब 1 जे कैप बाई 9, समझ में आ रहा है, 1 जे कैप बाई 9, और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6 3 तिहाई 9 2 के कैप बाई 9। तो कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, -2/3 -1/3 -2/9 नहीं 2/3 ना 2/3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आंसर हो गया अपना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन मैच कर रहा है अपना -2/3 -1/3 और +2/3, ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत आसान था ना, बहुत आसान था ना, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खेल करना था और इस सवाल को समझना था, बाकी तो मैट्रिक्स मेथड तो आप लगाना जानते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मतलब समझ लीजिए कि बहुत कुछ सिखाने वाला है, कैलकुलेशन सिखाएगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाएगा, मतलब कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट दोनों। मतलब ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसीलिए मैंने एक ही सवाल दिया है बोर्ड पे, ठीक है। जल्दी पॉज करके आपके पास 2 से 3 मिनट का समय, चलिए 3 मिनट समय देता हूँ इसको करने के लिए, ठीक है। जल्दी बिगनर्स के लिए 3 मिनट, और जो ड्रॉपर्स हैं जो बार बार ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए 1 मिनट काफ़ी है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट, जल्दी फास्ट हुआ सोल्व। देखिए मैं करता हूँ सोल्व। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर दिया हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है आपको, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब तीनों वेक्टर्स को लेना है, आप वाई का वैल्यू बताइए कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से, वाई का वैल्यू निकालिए, दिमाग लगाइए। कैसे कीजिएगा, आपको बताया था ना कि कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी क्या होता है। अगर कोई भी 3 वेक्टर दिया हुआ है तो कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ये होता है अपना A.B क्रॉस C जो होना चाहिए ना, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर A.B क्रॉस C 0 के बराबर आता है तो तीनों वेक्टर्स जो हैं, ये तीनों वेक्टर्स A, B और C कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं A, B और C, ये तीनों कोप्लेनर है। मतलब इन तीनों का जो है ना, ये A.B क्रॉस C ये इक्वल करना पड़ेगा 0 के, तब Y का आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, कीजिए। चलिए बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, कीजिए। A कितना दिया हुआ, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट करना है आपको किसके साथ, इसके क्रॉस के साथ। क्रॉस किसका, बी का और सी का। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, क्रॉस करना है 3 आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 5 के कैप के साथ, ठीक है ना। अब इसका कीजिए, इक्वेट कर दीजिए इसको 0 के बराबर। चलिए पहले क्रॉस कर देते हैं, फिर उसके बाद डॉट करेंगे। क्रॉस इसका कीजिए, यहाँ पे मैट्रिक्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे हो गया आई कैप, यहाँ पे हो गया जे कैप, यहाँ पे हो गया के कैप। अब आई कैप का जितना भी आई कैप जे कैप कोफिशिएंट इसका लिख देते हैं 1 2 -3 1 2 -3, इसका कोफिशिएंट 3 - y 5, 3 - y और 5 है।
चलिए इसका जल्दी जल्दी खेला करते हैं, ठीक है ना, खेला करते हैं। देखिए ये आई कैप खुपचा माइनस जे कैप माइनस जे कैप फिर खुपचा और यहाँ पे प्लस के कैप फिर खुपचा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब आई कैप का काम करना है तो आई कैप को ढक देंगे, इधर से इधर करेंगे 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 3y हुआ ना, 3y हुआ तो मतलब यहाँ पे माइनस 3y हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। अब जे कैप में देखिए जे कैप यहाँ पे कर दिया, अभी 1 × 5 3 × 3 मतलब 5 एकम 5, ये हो गया 5 एकम 5 और 3 × 3 कितना हुआ -9 हुआ ना, तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, ठीक है ना, +9 होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। के कैप देखिए के कैप यहाँ पे के कैप को ढकेंगे और यहाँ पे करेंगे -y, अब यहाँ पे 3 दूना -6, ठीक है। अब इसको कर दें सोल्यूशन। अब ये कितना हो गया, अब देखिए ये हो गया अपना 10i कैप माइनस 3y आई कैप, कोई दिक्कत नहीं, 3y कितना आई कैप, ठीक है, 3y आई कैप, ठीक है, 10 माइनस 3y आई कैप, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे ये जे कैप है तो 9 5 14 जे कैप माइनस 14 जे कैप। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपना -y के कैप -6 के कैप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना है ना। अब इसको क्या करना है आपको, इसके साथ क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट जब भी डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे कीजिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना, घबराइएगा मत किसी भी चीज़ को। देखिए यहाँ पे 10i कैप माइनस 3y आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस y के कैप माइनस 6 के कैप बराबर 0, ठीक है ना। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, मतलब आई का आई के साथ करना है। तो एक काम कीजिए ना, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको क्या कीजिए ना, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, तब आसान होगा आपके लिए, ठीक है। ब्रैकेट में रहने दीजिए, मतलब इसको कर दीजिए 10 माइनस 3y आई कैप माइनस ये जो लिखा होगा 14 जे कैप, तो ये तो है ही, और ये हो जाएगा अपना -y ऐसे मत कीजिए, ऐसे प्लस ये -y माइनस 6 ये कैप, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे कीजिएगा तो बहुत आसान होगा। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्रोच होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये हो गया 10 माइनस 3y आई कैप माइनस यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, -14 जे कैप प्लस -y माइनस 6 के कैप, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर 0 है। अब इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ। अब आई का आई के साथ करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 3y का मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। अब देखिए -1 है और इधर है -14, मतलब -1 माइनस 14 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सीधी सी बात है, 1 है तो 1, मतलब ये हो गया अपना प्लस -y माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब कर दीजिए, यहाँ पे बहुत आसान है यहाँ पे करना। 10 माइनस 3y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 6y प्लस 14, अब -y माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब y वाले को इधर लाइए और नंबर को उधर भेजिए। अब यहाँ -6y है और यहाँ पे -y है, -7y है, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 14 माइनस 6 बराबर ये -6y माइनस y, -7y इधर होगा तो उधर जाएगा तो +7y, ठीक है ना, +7y। हम यहाँ से कर दे कैलकुलेशन, 14 में 6 हो गया, 8 6 14 होता है, तो 8 बचा, 8 वाला 28 बराबर 7y। अब यहाँ से y का वैल्यू आ गया अपना, y बराबर कितना होगा 7 × 28, मतलब 4 आंसर। ऑप्शन कई है, 4 नंबर 4, हाँ ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए मतलब इतना मेहनत लगा इसमें, इतना कैलकुलेशन लगा, मतलब समझ लीजिए कि कोई 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था। आपको ऐसे नीट में क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है जेईई मेंस में आ जाए, क्योंकि 2-3 मिनट मिलता है उसमें, 3 मिनट आराम से मिलता है, समझ में आ रहा था। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23, जल्दी फटाफट कीजिए। दोनों क्वेश्चंस बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है दोनों ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। जल्दी फटाफट फास्ट कर लो जल्दी भाई, जल्दी। हुआ सोल्व, हुआ, मैं करता हूँ। देखिए मैं सोल्यूशन करूँ इसका, चलिए मैच कीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको कल कराया था कि चेंज इन वेलोसिटी आप बताओ जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब सर्कल पे मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो बहुत ज़्यादा आसान था। वेक्टर सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा था और वही क्वेश्चन है ये पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ विथ कांस्टेंट स्पीड भी, ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी इज मूविंग फ्रॉम p टू q, मतलब v1 स्पीड यहाँ पे p पे है, अब v2 स्पीड यहाँ पे q पे हो जा रहा है, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो चेंज इन वेलोसिटी में आपको क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आता था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड अब बता दो चुपचाप, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है इसमें, डायरेक्शन का तो कुछ आता पता दिया नहीं है इसमें, डायरेक्शन दिया होता तो वो भी बताते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, तो आपको क्या बताया था, 2b sin θ/2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो उसका अगर हम वेक्टर सबट्रैक्शन करते हैं तो आता है
2a sin थीटा बाई 2 आता है ना, 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, दो ऐसा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड सेम है। समझ में आना, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका भी स्पीड भी, इसका भी स्पीड भी, मतलब p पे था q पे था, तो दोनों का स्पीड भी है। समझ में आ रहा ना, भी है। और दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, आपको बताया था कि अगर पोजीशन वेक्टर के बीच में जितना एंगल बन रहा है ना, उतना ही एंगल आपको बनने वाला है वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, तो 2b sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आना, या है समझ में, तो यहाँ पे लगा देंगे हम, क्या दिक्कत है, 2b sin 40/2 मतलब 40/2 मतलब 20, मतलब 2b sin 20 डिग्री आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आप इससे रिलेटेड मतलब और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे तो जाकर प्रीवियस लेक्चर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बहुत अच्छा सीखा हो, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि इफ डायरेक्शन ऑफ पी इज रिवर्स्ड, मतलब इनिशियल वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल जो वेक्टर है, कितना गंदा लिखते हैं सर, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर आपका क्या है, वो है पी वेक्टर, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शन रिवर्स करना चाहिए, मतलब फाइनल वेक्टर क्या हो गया अपना, फाइनल वेक्टर अगर डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद फाइनल वेक्टर हो जाएगा -p इनवर्स। समझ में आया ना, आफ्टर रिवर्सिंग डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो मतलब रिवर्स करना मतलब क्या, 180 डिग्री पूरा घुमा दिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स करने पर माइनस मतलब उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। देन पूछ रहा है डेल्टा पी, मैग्नीट्यूड बताइए, तो सीधी सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड आप बताओ, तो ठीक है। पी फाइनल कितना है, पी फाइनल है -p, देखो यहाँ पे -p, ठीक है ना, -p, ठीक है, -p वेक्टर है, -p वेक्टर डालो, ठीक है ना। अब माइनस करना है, माइनस यहाँ पे ये माइनस, ठीक है ना। पी इनिशियल कितना है, p वेक्टर, पी इनिशियल है p वेक्टर, मतलब ये कितना आया, ये आ गया अपना -2p वेक्टर। -2p वेक्टर का मतलब क्या हुआ, -2p वेक्टर का मतलब हुआ ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2p, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब ये पूछ रहा है, समझ में आना, ये पूछ रहा है, इसीलिए इसका 2p आंसर होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर, आंसर आपका ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे अगर ये डंडी हटा के पूछ लेता तो इतना आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर डंडी डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भैया, तो -2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2p, इसीलिए आपका आंसर बी नंबर होगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 तक कराना था, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, हर चीज़ कवर हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए इन 2 क्वेश्चंस को जल्दी कीजिए, फटाफट फास्ट कीजिए, जल्दी फास्ट। हुआ, करूँ मैं सोल्यूशन इसका, देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन, जल्दी फटाफट आंसर मैच कीजिए आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत आसान है। डायरेक्शन कोसाइंस आपको सिखाया था, डायरेक्शन कोसाइंस क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे आता था अपने को कि ये कोई मान लीजिए कोई वेक्टर था, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर था, ये x एक्सिस था, y एक्सिस था और z एक्सिस था। ये अगर कोई वेक्टर था, मान लीजिए ये वेक्टर, ये अपना एंगल इससे बनाता था अल्फ़ा, इससे बनाता था बीटा, और इससे जो बनाता था गामा, समझ में आ रहा है, इससे बनाता था जो गामा, उससे हमको कॉस अल्फ़ा क्या मिलता था, कॉस अल्फ़ा मिलता था ax/a, कॉस बीटा क्या मिलता था ay/a, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे कॉस गामा क्या मिलता था az/a, आपको सिखाया था ये चीज़। तो वही पूछ रहा है कॉस अल्फ़ा बताओ, कॉस बीटा बताओ, कॉस गामा बताओ। इसी को बोला था डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फ़ा को, कॉस बीटा को, कॉस गामा को, तीनों को। तो आपको ax/a बताना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू, ax कौन सा है, यहाँ पे ये जो वेक्टर है, वेक्टर इसमें ax ये √2 हुआ, ay√2 हुआ, और az यहाँ पे 1 हुआ, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे क्या हुआ, आया समझ में। तो देखिए ax/a, तो x मतलब √2 बाई a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इधर सेपरेट निकाल दो, बार बार थोड़ी निकालोगे, क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आने वाला, ये आ जाएगा 2 और 2 और 1, मतलब √5 आ गया, मतलब ये √5 आ गया, समझ में आ रहा ना, मतलब ये √2 बाई √5। और यहाँ पर भी a बाई कितना है √2, तो यहाँ पर भी √2 बाई इसका मैग्नीट्यूड √5, az 1 है तो 1/√5, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, √2/5, √2/5, 1/5, √2/5, √2/5, 1, ये नंबर है, ठीक है। ऐसा समझ में, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फंसेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, बस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ई आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, क्या दिक्कत है तो है। ई आर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे सीधा सा बात है, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक यूनिट वेक्टर यहाँ से ऐसे है ई आर कैप, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर मतलब कोई वेक्टर होगा, सही सी बात है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये थीटा एंगल पे तो मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, सही सी बात है। इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, सही सी बात है, मतलब ये क्या हो गया, कॉस थीटा आई कैप, इसको लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप यहीं तो आ रहा है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कौन सा आंसर हुआ ये नंबर। मतलब ये क्या कर रहा था, आपको डैश बनाना चाहता था, समझ में आ रहा ना, मतलब इतना सर्कल बना दिया, क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ऑप्शन में लिख दिया, समझ रहे कि आपको चाहता था कि डैश बना दो, लेकिन आप डैश नहीं बने, समझ में आ रहा है ना। चलिए आपको पूरे 25 क्वेश्चन अभी तक कराया, आप अभी कमेंट्स में लिखे कि आपको 25 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, क्योंकि अगर आप 25 में से समझ लीजिए कि 15 क्वेश्चन सही किए हो तो आप गुड स्टेज पे हो,
20 क्वेश्चन सही किए हो तो आप बेटर स्टेज पे हो, और 25 में 25 तो बेस्ट स्टेज में आपको हर एक चीज़ आ गया इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए मैं कल लेके आने वाला हूँ PYQ सीरीज, मतलब जितने भी बोर्ड्स, जेई मेंस, नीट, समझ रहे ना, IIT जेई, जहाँ तक मतलब वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आया हो, समझ रहे ना, चाहे कितना भी क्वेश्चन आया हो, सारे क्वेश्चंस का जो है ना सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे करूँगा, और बहुत धमाकेदार सीरीज होने वाला है कल का। तो कमर कस लीजिए कल के लिए। और आज का जितना भी मैं कराया हूँ, अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बनाऊँ तो जाइए कॉन्सेप्ट पलटिए, समझ रहे ना, और कॉन्सेप्ट को देखिए, समझ में आ रहा, फिर सवाल को अपने सॉल्यूशन कीजिए, तब आपके दिमाग में सेट होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कल एक बच्चा हमको फ़ोन किया था, फ़ोन करके बोल रहा है सर कि पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा। तो मैंने बोला उससे कि कोई बात नहीं, एक बार सोच लो कि अगर नहीं पढ़े लिखोगे तो क्या कर सकते हो। तो उसने बोला कि सर बताइए, पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं तो हमको इतना समय लग रहा है, हमको पढ़ने में कितना समय लग रहा है, 12th पास करने में 12 साल लग रहा है, और कितना 5 साल से अगर पढ़ाई करना चालू किए तो 12 साल लगा, तो कितना 17 साल की उम्र में हम 12th पास किए, 17 साल की उम्र में 12th पास किए। लेकिन अभी तो 17 साल की उम्र में कोई 12th पास कर नहीं रहा है, क्योंकि 5 क्लास से तो कोई पढ़ना चालू नहीं करता है, समझ में आ रहा है। तो 20-21 साल की उम्र में 12th पास आउट करता है लोग, समझ में आ रहा है ना। तो मान लीजिए 20 साल की उम्र में आप 12th पास आउट किए, उसके बाद नीट अगर दे रहे हैं तो 2 साल लगा, अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो 3-4 साल लग गया, मतलब 4 साल इसमें भी लगा, मोटा मोटी मानिए तो 22 साल मानिए, 2 ही साल मानिए, तो समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद अगर MBBS करने गए तो उसमें भी लगने वाला है 5.5 साल, समझ में आ रहा है ना। तो और जोड़ लीजिए तो ये 27 साल से ज़्यादा हो गया, 27.5 साल। और उसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट भी बनना है, स्पेशलिस्ट भी करना है, MD उसमें 2-3 साल जोड़ लीजिए, मतलब 30 साल के आसपास जाकर हम कमाना चालू करेंगे 60 से 70 हज़ार रुपये का महीना। तो क्या फ़ायदा, वो हमसे बोला ये बात। तो मैंने उससे बोला कोई बात नहीं भाई, एक काम कर, तू चोरी चकारी कर ले, समझा कि नहीं, चोरी चकारी कर ले और उससे अपना पेट भर ले। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि चोरी चकारी करके कैसे हम पेट भर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, चोरी चकारी अगर तू करेगा तो देख ले क्या होगा तेरे साथ। चोरी चकारी अगर करता है तो तू जेल जाएगा तो तेरे घर वाले परेशान होंगे, समझ में आ रहा ना। इससे अच्छा है कि तेरा ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इससे अच्छा है कि 30 साल तक तू बहुत अच्छा से पढ़ाई करके हर एक चीज़ को सीख के, समझ रहा है ना। 30 साल काफ़ी होता है, 30 साल तो होता ही है, 30 साल तक पढ़, समझ रहा है ना। 30 साल तक बढ़िया से पढ़, बढ़िया इकट्ठा नॉलेज कर ले, एक प्लान बना अच्छे से तैयार कर, और उस प्लान के अनुसार अपना काम कर, समझ रहा है ना। और 30 साल के बाद फोड़ना हर एक चीज़ को, क्या दिक्कत है, कमाना जितना कमाना है। तो पढ़ने के समय में आप पढ़िए, समझ रहे हैं ना, डैश मत कीजिए आप, समझ रहे हैं ना। फ़ोन करके ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, वैसा मत कीजिए, समझ आ रहा है। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा शॉर्टकट और सबसे आसान रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, समझ लीजिए। बिजनेस आप सोच रहे हैं ना, बिजनेस करने का, तो बिजनेस वहीं कर सकता है जिसके पास पहले से पढ़ा हुआ है। आपके पास पहले से तो है नहीं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपके लिए नौकरी रखा हुआ है। ध्यान रखिए इस बात को, पहले नौकरी कर लीजिए, पहले एक अपना बैकअप तैयार कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव कीजिएगा। नहीं तो ऐसा ही नहीं कि कुछ है ही नहीं और आगे मूव, मतलब चलते जा रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए ना कि अगर गिरे तो संभालने के लिए हो हमारे पास, नहीं तो गिर जाएगा ऐसा कि उठ नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।